हाँ जी। सो इन आवर लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल टॉपिक के बारे में। देखो मैं जिसकी बात कर रहा था ये है वो लॉन्गमैन का एक्टिवेटर, नहीं मिले, लॉन्गमैन का एक्टिवेटर है। इसमें जो मैं बता रहा था ना आपको कि स्पेलिंग्स वगैरह का कंपैरिजन वगैरह, तो काफी आप लोगों को हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक बार कंसीडर करके देख लेना एक दूसरे के साथ में। ठीक है, लौटाना है मुझे वापस, क्योंकि ये लगभग मेरे ख्याल से 1400 के करीब का कुछ ऐसे आया था। चिल्ड्रंस डे पर मैंने कुछ भी नहीं दिया था, ये बात मैंने माना, लेकिन टीचर्स डे पे तुमने भी तो नहीं दिया था कुछ, इसलिए उस चीज में तो अपनी अदला बदली हो गई। वो जो मेरे ऊपर कर्ज तुम्हारा था वो मैंने उतार दिया, चिल्ड्रंस डे पे नहीं देंगे। नहीं, टीचर्स डे पे नहीं था। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे यूज्ड के बारे में ना, तो यूज्ड के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को पहले एक बार फैमिलियर और हैबिचुअल कंडीशन के बारे में बताया था कि क्या होती है, और यूज्ड की हम स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे थे। एक बार मैं उसे पुनः लिख देता हूं। यूज्ड का यूज 3 टाइप से किया जाता है, मॉडल के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और एज। अब एक बार समझ लो, है ना, मॉडल के रूप में इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, यूज्ड आएगा, आफ्टर दैट सीआई आएगी। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने। यूज्ड के बाद में सीआई आएगी, और कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि इस टाइम पर यह आपको बताएगा किसके बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा होगा। और एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं आएगी इससे पहले। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मॉडल का काम कर रहा है, तो मॉडल खुद अपने आप में किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। एज अ मेन वर्ब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक तो आप यूज्ड का यूज करें, आफ्टर दैट नाउन और प्रोनाउन का यूज करें, एंड दिस नाउन एंड प्रोनाउन इज द रिसीवर, or we can say that affected agent of this word. It means that can be said object, यानी ये जो नाउन प्रोनाउन होगा ना वो इसका रिसीवर या फिर अफेक्टेड एजेंट या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होगा, राइट। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें आपको पहले ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, आफ्टर दैट फॉर्म ऑफ बी, आफ्टर दैट यूज्ड, आफ्टर दैट सीआई। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखी है वो कैसी स्ट्रक्चर है, पैसिव है। गुड, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, पैसिव स्ट्रक्चर है, बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्म ऑफ बी एंड आफ्टर दिस द थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज, दैट इज यूज्ड। एज एन एडजेक्टिव देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स आल्सो, यूज्ड प्लस नाउन, एंड दिस वर्ड यूज्ड इज बीइंग यूज्ड टू क्वालिफाई दिस वर्ड। ये वर्ड इसको क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा। तो समझ लेना ये एडजेक्टिव है। क्वालिफाई करने का मतलब है कैसा, जैसा, ऐसा, वैसा। आप हिंदी में अगर यूज करते हैं मदर टंग में, तो इन वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, क्वालिफाइंग वर्ड होगा। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को बताया ही था कि अगर मान लीजिए अदर फॉर्म, अदर वर्ब हम बोल सकते हैं, जिसे आफ्टर द यूज्ड एंड आफ्टर दैट टू you have to use a noun or a pronoun or a verb after it, and this verb must be related to ing form of the verb, and this ing form is not progressive form, it is not present participle, it is gerund form। ये gerund form होगी, जो gerund के दौरान मैंने एक रूल आप लोगों को रख लिया था ना, उसके बारे में उससे संबंधित है ये। and this structure is related to the concept of familiarity, तो यानी ये फैमिलियरिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझना है इसे। क्लियर है? अब लास्ट क्लास में मैंने फैमिलियर और हैबिचुअल कंडीशन आप लोगों को बताई दी थी कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही यूज्ड टू स्विम इन हिज चाइल्डहुड। द वर्ड चाइल्डहुड इज रिलेटेड टू पास्ट। चाइल्डहुड किससे रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है। क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी एक्सपर्टीज या विदाउट हेजिटेशन वाला कंसेप्ट रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा तो इट मींस दिस सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू फैमिलियर कंडीशन, इट इज रिलेटेड टू पास्ट हैबिट। ये पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग यूज्ड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग CI। क्लियर कंसेप्ट? इसके बाद में हम सेंटेंस लिखते हैं दूसरा, ही यूज्ड माय कार। दिस वन, this used is also being used without any helping verb, but after it we are using a noun। ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या फिर इसको अफेक्टेड एजेंट बना रहा है? क्वालिफाई कैसे कर रहा है? कैसा, जैसा, ऐसा, वैसा से पता लग रहा है इसका कुछ? ही यूज्ड, उसने यूज किया क्या? मेरी कार। तो यहाँ व्हाट से आंसर मिल रहा है, और व्हाट से आंसर जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन दिस वर्ड इज ऑब्जेक्ट और दिस वर्ब इट मीन्स इट इज मेन वर्ब। अगर हम सेंटेंस लिखें, जैसे एक रूल के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं, मेन वर्ब इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन। आगे और भी है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमारा रूल इसी से हो जाएगा। अब यहां पर देखो, बी की फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गया, एंड देन CI आ गई। क्लियर है? अब एक बात बताइएगा, ये यहां पर जो वर्ड लिख रहा है पहले मेन वर्ब, ये मेन वर्ब वर्ड है, तो मेन वर्ब यूज करता है या की जाती है? की जाती है। तो मेन वर्ब खुद यूज हो जाती है क्या? मेन वर्ब खुद यूज हो जाती है क्या? नहीं, मेन वर्ब तो यूज की जाती है किसी और के द्वारा। मेन वर्ब तो किसी और के द्वारा यूज की जाती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मेन वर्ब सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट होगा, मतलब ये यूज करने का काम मेन वर्ब कर रही है या कोई और कर रहा है? मेन वर्ब को यूज तो हम करेंगे ना भाई, जो भी सेंटेंस बना रहा है मेन वर्ब को तो यूज वो करेगा। मेन वर्ब तो यूज की जाती है, इट मींस दिस वर्ड इज ऑब्जेक्ट। ये वर्ड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और अगर मान लीजिए किसी भी वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, इट मीन सेंटेंस इज पैसिव। तो ये सेंटेंस पैसिव बन गया, और पैसिव जब बन जाता है तो यहां पर यूज होने वाला यूज्ड जो है वो किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में ये लिख दूं, ही गेव मी अ यूज्ड बुक, हियर वी आर यूजिंग दिस वर्ड यूज्ड एंड आफ्टर इट अ नाउन। अब मुझे बताओ, ये यूज्ड वर्ड जो है इस बुक वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है या अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। यानी मुझे उसने एक पुस्तक दी, कैसी पुस्तक? यूज की हुई, प्रयोग की हुई। तो कैसा, जैसा, ऐसा, वैसा से जवाब जब मिलता है, इनसे रिलेटेड जो वर्ड होता है, 4 वर्ड है, इनको याद रखो, बहुत इजी वे में आप फटाफट पता लगा लोगे। कैसा, जैसा, ऐसा, वैसा। हाँ, जैसे मैं किसी के भी बारे में कहूं कि ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है, तो कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। तो ब्रेव वर्ड इज एडजेक्टिव। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां तक का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं एक्सरसाइज के लिए, आप उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना और फिर बताना मुझे कि सेंटेंस कहां गलत है, कैसे उनको सही किया जा सकता है। राइट? जैसे कि व्हेन माय ब्रदर वाज इन केरला he was used to speak Malayalam with his फ्रेंड्स। एक सेंटेंस तो है ये, ठीक है। एक सेंटेंस है
he was used to swim in his childhood. He was used to swim in freestyles in his childhood. He was used to drive car, bless you, school days. He was used to drive car in his school days at very high speed without any problem. These sentences. अब इन सेंटेंसेस को आप पढ़ो और फिर बताओ। आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कौन सा सही है, कौन सा गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, उसे सही कैसे किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को फॉलो करना। नोट डाउन करना है तो मैं स्लाइड चेंज कर दूं। चले बताओ कौन कौन बताएगा। कौन बताएगा फर्स्ट सेंटेंस, कौन बताएगा फर्स्ट सेंटेंस में? हाँ भैया, आयुषी बताना है, बता देगी क्या? बताओ। पास्ट हैबिट के बारे में बताएगा, तो इसलिए क्या करना चाहिए? पास्ट हैबिट को बताता है तो तुरंत उसकी स्ट्रक्चर पर चले जाओ, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या गलत है इसमें? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यानी वॉज हट जाएगा। चलो बाकी और कोई कुछ इससे हटकर बताना चाहता है? प्रियांशी तू कुछ बताना चाह रही है क्या अलग से? नहीं नहीं, मैंने अभी ये कंफर्म नहीं किया कि ये जवाब सही है। मैं कह रहा हूं अभी सभी को मौका मिलेगा तो बाद में डिसाइड करेंगे कि सही है या गलत है। कोई और कुछ बताना चाहता हो तो? हेल्पिंग तो पहले ही आती है भाई, वो तो मैंने कहा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सही है, मतलब ये वॉज ही हटाना है क्या? टिंकल नहीं, यही है। हाँ भाई, अच्छा ये सेंटेंस जो है वो किस कार्य के बारे में बता रहा है? मलयालम क्या है? और लैंग्वेज बोलने में हैबिट होती है या फैमिलियरिटी होती है? तो इस सेंटेंस फैमिलियरिटी को बताएगा या हैबिचुअल सिचुएशन बताएगा? और फैमिलियर को बताएगा तो यूज्ड जो है मॉडल के रूप में आएगा या एडजेक्टिव के रूप में? और एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो वहां इस वर्ब का आना सही है या गलत है? थप्पड़ मारूं खींच के मैं अभी, कौन सा है? अदर वर्ब नहीं लिख रखा वहां, एडजेक्टिव में देख, फैमिलियरिटी वाली कंडीशन में क्या लिख रहा है? अदर वर्ब। तो इसका मतलब इस वर्ब का आना सही है या गलत है? यूज्ड का आना सही है या गलत है? सही है। टू का आना सही है या गलत है? सही है। इसके बाद में वर्ब की रूट फॉर्म का आना सही है या गलत है? क्या आएगा? तो स्पीकिंग आएगा यहां पर। आ गया समझ में आप? कंफर्म? तो अब अगले में तू ही बताएगा, तू क्योंकि थप्पड़ तू नहीं खाया है अभी, तो अगले में तू बताना क्या आएगा, मतलब अगले दो में बताएगा तू। एक की बात दो, मैं कह रहा हूं ना दो, एक की बात कब हुई, कब कर लिया प्रॉमिस अपन ने? समझ में आई बात? पहले सेंटेंस पूरा पढ़ना है, ये पता लगाना है कि वो काम क्या करने के बारे में कह रहा है। और मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया है कि जब भी कोई लैंग्वेज बोली जाती है
तो लैंग्वेज बोलने में हम फैमिलियर होते हैं, यानी हेजिटेशन खत्म करनी होती है हमें। और हेजिटेशन खत्म सिर्फ किसके लिए होती है? लैंग्वेज के लिए होती है, यानी फैमिलियरिटी के लिए होती है। तो फैमिलियर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज्ड की यही स्ट्रक्चर यूज करनी होगी। ठीक है, छवि समझ में आ गया? तो पहले गलती कैसे करी, अगले में बता। हाँ तनिष्क, अगले सेंटेंस में क्या होगा? हाँ हाँ बता, कॉन्फिडेंस के साथ। गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, एक बार थप्पड़ और खा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है अपने। हाँ बता तू, तो कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ कंफर्म। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई फैमिलियरिटी नहीं है, क्योंकि फैमिलियरिटी का पता लगता है एक्सपर्टीज से, विदाउट हेजिटेशन से। और इस सेंटेंस में विदाउट हेजिटेशन वाली या एक्सपर्टीज वाली कोई बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो इसका मतलब चाइल्डहुड दे रखा है, तो हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? और पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड का आना सही है या गलत है? उसके बाद सीआई का आना, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आना, तो यहां से वॉज को हटा देंगे। कारण एक एक को उसी को बताने तो। हाँ वेरी गुड, एब्सोल्यूट। अब समझ में आया तेरे? अब ठीक है फिर। तो यानी इस इन नेक्स्ट सेंटेंस थ्री स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, और थ्री स्टाइल्स का मतलब हो गया क्या? एक्सपर्टीज। और एक्सपर्टीज जब आ गई है थ्री स्टाइल से तीन तरीके से तैरने में, इसका मतलब यहाँ हैबिट बता रहे हैं या फैमिलियर सिचुएशन। और फैमिलियर के लिए यूज्ड का आना बिल्कुल सही है, उसके साथ अदर वर्ब का आना बिल्कुल सही है, और उसके बाद में ये जो है टू आना बिल्कुल सही है, लेकिन रूट फॉर्म नहीं आ सकती। यू हैव टू यूज जेरंड फॉर्म, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज स्विमिंग इन दिस सेंटेंस। गॉट इट? और इसीलिए 2014 की बात है, 2014 में यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन जब हो रहे थे, तो उस टाइम पर बराक ओबामा के खिलाफ मिट रोमिनी नाम के एक व्यक्ति खड़े हुए थे, मिट रोमिनी। तो मिट रोमिनी ने एक स्टेटमेंट दिया था अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि आई एम यूज्ड टू दीज पीपल ऑफ अमेरिका, ये उन्होंने बोला था। तो मुझे बताओ उन्होंने सही बोला था या गलत बोला था? ये मुद्दा नहीं है कि वो अमेरिका के हैं तो सर प्रेसिडेंट के लिए जो आदमी इलेक्शन के लिए जब खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब सही बोलेगा, वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा इसे एक्सप्लेन करके बताने का, ये स्टेटमेंट था उनके द्वारा बोला हुआ। बताओ यहां क्या आ रहा है? यूज्ड का यूज हैबिट और फैमिलियर दोनों को बताने के लिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में फैमिलियर सिचुएशन है, हैबिट है यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं क्या? पीपल। और मैं लास्ट क्लास में बताया था लोगों के साथ हैबिट होती है या फैमिलियर होते हैं? हम फैमिलियर होते हैं, आदत थोड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ फैमिलियर सिचुएशन बताना चाह रहे हैं, और फैमिलियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज्ड से पहले किसी वर्ब का आना, आफ्टर दैट टू का आना, और उसके बाद में किसका आना? नाउन का आना बिल्कुल सही है। इसका मतलब उन्होंने सेंटेंस बिल्कुल सही बोला था। तो यहाँ पर फैमिलियर सिचुएशन बता रहे थे वो कि मैं अमेरिका के लोगों के लिए कैसा हूं? फैमिलियर हूं। मैं पहले से ही यही का हूं। बराक ओबामा को वोट नहीं देना है क्योंकि वो बाहर से शिफ्ट होकर यहाँ उसकी फैमिली आई है। कहना तो वो ये चाहते थे, फिर भी हार गया बेवकूफ। तो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। इसको कौन बताएगा? आयुषी समझ में आया ये? अब बता देगी कि दोनों को? ट्राई करो। गुड, वेरी गुड। चलो बताओ। वॉज नहीं आएगा, क्यों? फैमिलियर नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन? नहीं। कैसे पता लगा? फैमिलियर होने के लिए या तो उसे क्या होना पड़ेगा? स्किलफुल यानी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, वो इसमें कहीं नहीं है। या फिर उसकी हेजिटेशन खत्म करवानी पड़ेगी, और वो भी कहीं खत्म होती हुई हमें दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब है स्कूल डेज की बात कर रहा है, और स्कूल डेज का मतलब कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। और पास्ट टाइम यदि है तो यूज्ड तो ठीक है, सीआई आना भी ठीक है, लेकिन फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब या अदर वर्ब का आना ठीक नहीं है, तो यहां से वॉज हट जाएगा। इन नेक्स्ट सेंटेंस
कारण हाई स्पीड पे चला रहा है, हाई स्पीड पे चला के तो रौंजाया 10-15 लोगों को, फिर विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के उसने ऐसा किया। स्पीड पे तो चलाई लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के। पता लगे हरमाडा की तरह कुछ चल गया टैंकर, ट्रोला जो है वो क्या है, डंपर। चलाई तो उसने, चलाया तो उसने भी डंपर हाई स्पीड पे ही था, है, लेकिन वहां वो एक्सपर्ट नहीं बना। तो यहां बिना किसी प्रॉब्लम के अगर चला रहा है तो इसका मतलब अब हम एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं। और एक्सपर्टीज की जब बात करते हैं तो यहां सेंटेंस में इसका मतलब हम क्या बताना चाहते हैं? नहीं, वो तो बोल दिया ना मैंने, एक्सपर्टीज तो फैमिलियर सिचुएशन। फैमिलियर सिचुएशन में यूज्ड का आना बिल्कुल सही है, उसके साथ अदर वर्ब आना भी, उसके बाद टू का आना, उसके बाद रूट फॉर्म का आना। तो क्या करूं, यहां ड्राइविंग हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आप किसके समझ में नहीं आया अब बताओ, जिसके समझ में नहीं आया। आ गए सबके समझ में? स्वजल पक्का? मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो कर देगा ऐसा? ठीक है, आपकी बार 13 ही नंबर है। क्या करूं, स्लाइड चेंज करूं? ले, इसको नोट डाउन कर लिया सभी ने? कोई रह तो नहीं रहा? आज अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और नेसेसिटी के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, एक है मस्ट और एक है क्या, नीड। दो वर्ड हैं नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये अपने बाद लेता है क्या, बी आई। और ये जो है नीड, दो तरीके से काम में आता है। एक तो काम में आता है किसके रूप में, मॉडल के रूप में। एक आता है किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, राइट। मॉडल के रूप में जब ये आता है तो अपने बाद लेता है क्या, बी आई। लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब ये आता है तो अपने बाद लेता है क्या, सी आई लेता है। ये तो हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। मस्ट जब भी अपने साथ बी आई लेता है तो मस्ट बताता है सिर्फ किसके बारे में, नेसेसिटी के बारे में। लेकिन नीड जब मॉडल के रूप में आता है तो ये आपको बताता है लैक ऑफ नेसेसिटी के बारे में, या फिर एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी भी जिसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। अब अच्छा, लैक और एब्सेंस को बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लैक और एब्सेंस को बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हाँ, नॉट। वेरी गुड। क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। और नॉट यूज होता है कहां, हेल्पिंग वर्ब से पहले, है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ का मतलब क्या होता है, अब इसके साथ यहां पर प्रॉपर बोलो, नॉट यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होता है, साथ तो पहले भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और यहां नीड खुद काम कर रहा है किसका, मॉडल बोले तो इसका मतलब यहां इसके बाद में हम क्या लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। मेन वर्ब के रूप में ये जब आता है तो दो कंडीशन बताता है, ये नेसेसिटी को भी बता सकता है और लैक ऑफ नेसेसिटी को भी बता सकता है। अब आप कहोगे सर तो फिर तो ये कॉमन हो गए, कॉमन नहीं हुए, क्योंकि यहां दोनों जगह क्या आ रही है, यहां क्या आ रही है, सी आई आ रही है। इसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। गॉट इट? मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इसमें आप ध्यान देना। ही go to office now as the meeting has been put off। ये सेंटेंस और आपसे कहा जाए फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट। एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट के साथ आपको ब्लैंक फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे, सोच समझ के देखो। सुनीता क्या बता रही है, नीड नॉट, कौन बोला था, टिंकल बोल रही है। मीटिंग क्या हो गई है, पुट ऑफ हो गई है, तो मतलब जाने की जरूरत है। तो सेंटेंस से हम क्या बताना चाह रहे हैं, लैक ऑफ नेसेसिटी। तो लैक ऑफ नेसेसिटी हमें दो जगह मिल रही है, तो नीड नॉट क्यों आएगा,
बी आई आ रहा है, गुड। यहां एक एक रूल को अप्लाई करते हुए चलते हैं। ब्लैंक के बाद आ रहा है क्या? बी आई। बी आई आ रहा है तो इसका मतलब है नीड के इस मेन वर्ब वाले कंसेप्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं हमें। बी आई दो जगह आ रहा है, मस्ट के साथ, और नीड जब आता है किसके साथ? मॉडल के रूप में जब आता है तब। लेकिन मस्ट बताता है किसको? यहां सेंटेंस में हमने पता लगाया तो पता लगा कि मीटिंग तो है, स्थगित हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, तब ऑफिस जाने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो या नेसेसिटी नहीं है या लैक ऑफ नेसेसिटी है। और लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए नीड का यूज करना है हमें किसके रूप में? जिसमें लैक को बताने के लिए क्या यूज करना होगा? नॉट। और नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और नीड खुद यहां मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां नीड्स होगा या नीड होगा? नीड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल की कोई फॉर्म नहीं बनती, तो यहां हो जाएगा नीड नॉट। क्लियर है? जैसे कि देखो एक सेंटेंस, ही टू कंप्लीट हिज होमवर्क टुडे एज देयर इज a holiday in our school, tomorrow। सोच समझ के बताओ इसमें क्या आएगा। क्या आएगा? केवल नीड। नीड्स आएगा। या नेसेसिटी या लैक ऑफ नेसेसिटी है? और लैक ऑफ नेसेसिटी है तो फिर अकेला नीड्स कैसे आ जाएगा? लैक के लिए तो नॉट लगाना पड़ेगा। जो क्या करे तो सी आई आ रहा है हाँ तो बनती है, तो मैं मना कहां कर रहा हूँ नीड्स के लिए? मैं कह रहा हूं लैक ऑफ नेसेसिटी प्रदर्शन कहां हुई फिर नीड्स के साथ लगाकर? हमने सिर्फ या नीड्स लगा दिया। इसका मतलब तो ये निकल गया कि उसे होमवर्क करने की अभी जरूरत है, क्योंकि कल होमवर्क मतलब कल हमारे स्कूल में छुट्टी है, तो मतलब अभी होमवर्क करने की जरूरत है क्या? तो फिर क्या आएगा? नीड नॉट, नीड्स नॉट। यहां आ रहा है क्या? सी आई आ रहा है, तो ये तो हमें पता है कि मस्ट और नीड मॉडल के रूप में तो यहां नहीं आएंगे, मेन वर्ब के रूप में आएंगे। और मेन वर्ब के रूप में जब आएगा तो एक तो पता लग गया कि सी आई आ रही है, दैट्स व्हाई नीड मस्ट बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। दूसरा पता लगा कि इस सेंटेंस से किसका पता लग रहा है? नेसेसिटी या लैक ऑफ नेसेसिटी। और लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए हमें नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। और अगर नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है तो यहां मत करे हाथ खड़ा। अब कोई मुद्दा ही नहीं है, अब जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जब पहले देना चाहिए था ना ध्यान इन चीजों पे। तो अब तो मैंने बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं इस हिसाब से, तब याद आया है ना। फिर उसके बाद में पता लगा कि लैक के लिए तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। अब नॉट जो है और या नीड आ रहा है किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। तो नॉट लगाएं कहां? मेन वर्ब के बाद में तो नॉट आती ही नहीं है, तो फिर किसके बाद आती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो पता लगेगा हेल्पिंग वर्ब यहां लग रहा है क्या? टुडे बोले तो रिलेटेड टू प्रेजेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। तो यहां पर ही के हिसाब से पहले लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे नॉट, और फिर लगाएंगे नीड। ये होगा इसमें। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके तो फिर बाद में याद आते ही रहते हैं आंसर, उससे पर फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर बाद में। जो चीज कल एक्सप्लेन हो चुकी है, जिसपे चॉकलेट हार चुके हो,
उस पर तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए था ना। क्लियर है? अब किसी को समझ में नहीं आया वो बताओ। क्लियर है ना भाई? ये तो ध्यान रखो कि ये तो तुमने पता लगा लिया कि नीड या मेन वर्ब है। लैक ऑफ नेसेसिटी मतलब नॉट भी आएगा, लेकिन मेन वर्ब तो नॉट लेती ही नहीं है ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो ढूंढनी पड़ेगी। सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो। कंप्लीट करो इसको। क्या आएगा? मस्ट आएगा। कंफर्म है? कैसे? कैसे पता लगा नेसेसिटी का? इंस्पेक्शन होगा तो होमवर्क करना जरूरी है, तो नेसेसिटी के लिए तो नीड भी आता है। बी आई आ रही है, गुड। अब ठीक है, यहां बी आई आ रहा है और इंस्पेक्शन है, इसका मतलब नेसेसिटी है। और बी आई प्लस नेसेसिटी, बी आई प्लस नेसेसिटी सिर्फ कौन बताता है? मस्ट बताता है, और इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। हमने कहा ही क्या आएगा? मस्ट आएगा। और अगर मान लो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस कर दूं और यहां पर लगा दिया मैंने ये, क्या आएगा? एस नहीं लगेगा? तो फिर जब यहां सी आई आ रहा है तो इसका मतलब है नीड मेन वर्ब के रूप में आएगा, और मेन वर्ब की फॉर्म बनती है अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहां नीड लगाने के साथ में हमें क्या यूज करना होगा? एस। मान लो मैं कह देता हूं क्या आएगा? क्या आएगा? तनिष्क, क्या आएगा? डिड नॉट नीड क्यों? डायरेक्टर का इंस्पेक्शन था, है ना, तो उसको जाने की जरूरत नहीं थी ऑफिस में। अच्छा, डायरेक्टर का इंस्पेक्शन होता है जब ऑफिस नहीं जाना है अपन को, है ना, एब्सेंट रहना है। कैसे पता लगा प्रेजेंट में है? तो नेसेसिटी इन पास्ट है ना, तो फिर इसका ये कैसे पता लगा कि वो अब की बात अब बात कर रहा है? ये पता लगा कैसे? कहां पता लग रहा है? किस चीज से पता लग रहा है? मैंने इसमें लगाया ही नहीं टुडे वगैरह, नाउ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। अगर मैं ऐसे लिख देता ही प्लान टू गो टू ऑफिस नाउ, तो ये हो जाता कि अब की बात कर रहा है कि अब जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्पेक्शन तो कल ही हो चुका। मैंने कहां बोला है ऐसा? मैं खुद ही ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करूंगा? मुझे पता था। क्या आएगा?
नीड्स आएगा, उधर पास्ट नहीं दिख रहा वॉज है। वेरी गुड, एब्सोल्यूट राइट, क्लैपिंग करो एक बार इसके लिए। सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्म बनानी है नीड की, सी आई आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर नीड जो है मेन वर्ब के रूप में आएगा, ये तो कंफर्म है ना। और वहां पर लैक ऑफ नेसेसिटी है, नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी है तो इसका मतलब नॉट लगाने की जरूरत तो है ही नहीं हमें, है ना। और नॉट लगाने की जरूरत नहीं तो इसका मतलब नीड आएगा, और पास्ट में नीड की सेकंड फॉर्म लगा दो। नीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीडेड होती है, तो नीडेड लगा दो इसमें, बस इसमें घबराने की बात है ही नहीं, 1% की बात नहीं। क्लियर है कंसेप्ट, है सिंपल से लगते हैं लगने को तो, लेकिन सिंपल कंसेप्ट हैं वही जब आएंगे ना तो फिर वही चक्कर गिन्नी कर देते हैं, ये जरूर याद रखो। समझ में आई बात, करो नोट इनको। अब इसके बाद में एडवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मॉडल आते हैं आपके, एक आता है शुड और एक आता है और। हालांकि दोनों में बेसिक डिफरेंस तो है ही, खैर बीआई और सीआई का डिफरेंस तो है ही, लेकिन शुड जो होता है ये जनरल एडवाइस को बताता है, और ये जो बताता है वो बताता है किसको, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को बताता है। हालांकि दोनों को पहचानना कोई बड़ा टास्क है नहीं, जनरल एडवाइस कैसी होती है और स्ट्रॉन्ग एडवाइस कैसी होती है इजीली पता लग जाता है हमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस तो है हमारा ये, एक सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई कर लिया होगा किसमें जनरल एडवाइस और किसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस है? जैसे मान लीजिए आप यहां से चले तो मैं कहूं अरे अरे तनिष्क देखो आराम से चलो, गिर मत जाना, इसमें कौन सी एडवाइस है, जनरल एडवाइस है। तनिष्क जल्दी 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 चल रहा था, फिसल गया, फिर आकर जैसे बैठ गया, फिर दोबारा से किसी काम से गया, फिर जल्दी जल्दी जा रहा था, फिर मैंने कहा अरे देख फिर जल्दी जल्दी जा रहा, अभी गिरा था ना, आराम से चल, ये कौन सी एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग हो गई अब। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए अच्छी मेहनत करो, कठोर परिश्रम करो, एक सिंपल वे में बोल दिया। तो ये तो कौन सी एडवाइस हो गई, जनरल एडवाइस हो गई, और जनरल एडवाइस होने की वजह से क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, लेकिन उसने कह दिया ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद चांस नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई है, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस होने के लिए क्या लगाना है हमें, ऑट। लेकिन ऑट अपने साथ बीआई नहीं लेता, सीआई लेता है, तो उसे सीआई बनाने के लिए क्या करना है, टू और लगा देना है। क्लियर है, ये कंसेप्ट है आपके एडवाइस से रिलेटेड, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट, ये है छोटा सा पॉइंट और आगे नोट करो। फिर अब एक लास्ट बचा है मेरे ख्याल से इसमें कंसेप्ट, पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाला, जिसमें यूज्ड और वुड इनका यूज जो किया जाता है। कितने बजे, ए नहीं यार इतना मेरे नहीं पड़ता खाएगा, आपने तो गए और अपना काम किया और बस आ जाओ, वहां पे रुकना क्या है। ऐसे लोगों को तो ऐसे लोगों को तो लिफाफा भी देने का कोई औचित्य नहीं है, वे लिफाफे में क्या देंगे अपन, 500 रुपए है, 500 रुपए की इनके क्या वैल्यू है, वो लेंगे ही नहीं, वो हमसे लेते ही नहीं है, वो लेते ही नहीं है, वो हमारा उनसे बहुत पुराना पारिवारिक, हमारे गांव के नहीं है, वो दूसरे गांव के हैं, पर पारिवारिक रिश्ता इतना ज्यादा है कि जो हमसे लेते नहीं है, हमको तो उल्टा वैसे वो करते हैं, वो बढ़िया है साहब। कौन कौन है तुम में से बढ़िया, तू है, बढ़ियाओं का काम तगड़ा है, पैसे इन्हीं के पास रुकते हैं, पता नहीं इनको भगवान से कौन सा वरदान मिला हुआ है, इनके पास वणिक वर्ग, वणिक वर्ग होता है, सम्मान का भाव होता है, बनिया शब्द थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, अजीब सा, देसी भाषा में हालांकि बनिया ही है, वणिक वर्ग। पूरे हमारे
देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर और अब तक पूरी अर्थव्यवस्था जो घूमती है वो सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर धनाढ्य है ना, कोई पैसे वाला है, तो उसकी नेचर जो होगी ना वो किसके जैसी होगी? बढ़िया जैसी होगी, ये कंफर्म है। मतलब फालतू का आडंबर नहीं करना, प्रदर्शन नहीं करना, बेवजह का, अपने काम आए तब जाके करना। ऐसे नहीं आम दिनों में ऐसे कर लेगा, यूं कह रहा है लुटा रहा है, ऐसे कर रहा है, यूं कह रहा है मेरे क्या कमी है, ऐसे कभी नहीं सुनोगे इनके मुंह से। कभी सुन लेना तुम, ये कभी नहीं बोलेंगे कि इतना ही पैसा हो क्या बहुत देखे तेरे जैसे, तो तू तेरे जैसा को तो खरीद के छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और किसी वर्ग के पास आ जाओ पैसा, तो तुरंत दुनिया को खरीदने की सोचता है, फिर कहता है खरीदना ही छोड़ और दूं, फिर खरीद के भूल जाऊं, ये और होता है। तो पैसा तो इन्हीं के पास रुकता है भाई हनीशा। तो खैर भाई, क्लियर है आता है? सॉरी, हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हैबिट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो तो जो है ना, इसमें से पास्ट हैबिट को बताते हैं, और एक मॉडल जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड हैबिट। हैबिट में भी जब क्या हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, यानी वो उसकी आदत बन जाती है, आदत से मजबूर हो जाता है कोई व्यक्ति। होता है ना, किसी व्यक्ति की एक आदत हो जाती है कि दूसरे की कमी देखता है, वो केवल एक व्यक्ति को जाती है कि दूसरे की जाके फिर बुराई करता है, उसको सुख उसी में मिलता है ना। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, रामचरितमानस के अकॉर्डिंग जब अंगद रावण के दरबार में गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम भक्ति से विहीन हो, इसलिए तुम जीवित होकर भी मृत हो। और ऐसे 14 टाइप के लोग उन्होंने बताए थे अंगद ने उस समय पर, कि जो जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। जैसे बहुत ज्यादा गरीब जो है और अपनी गरीबी से उबरने का प्रयास नहीं कर रहा है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी से उबरने का प्रयास जो नहीं कर रहा है ना, दरिद्र ही बना रहता है, वो मृत के समान ही है। फिर वो मरा हुआ मानो उसको। जो भगवान का वो नहीं करता, भजन नहीं करता, वो मृत के समान है। जिसका आचरण अच्छा नहीं होता वो मरे हुए के समान है। दूसरे की बुराई करता है वो मरे हुए के समान है। जो निरंतर निरंतर क्लास में धुल्ल धुल्ल लगा रहता है वो भी मरे के समान है, खांसता रहता है जो। तो वैसे है, तो हैबिट जो है ना, इस हैबिट के लिए आपके 3 मॉडल आते हैं, यूज्ड, वुड एंड माइट। वैसे तुम अपनी क्लास अब जब पूरी होने वाली है, अब तो खैर बिल्कुल हम उस ओर निकल चुके हैं, अपने बैच की समाप्ति की ओर निकल चुके हैं हम, यानी अग्रसर हो चुके हैं। अब जैसे वर्ब टॉपिक अभी मॉडल पूरा होगा, ये मानो अब हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। फिर अब जब क्लास खत्म हो जाएंगी तो तुम मुझे याद तो करोगे, खैर मतलब पॉजिटिव वे में नहीं तो नेगेटिव वे में तो याद करोगे कि भाई महाराज से पीछा छूट गया, बहुत बढ़िया रहा, मतलब इतने टॉइंट कसता था हम पे, इतने टॉइंट कसता था, मतलब हमेशा मतलब ऐसे बेइज्जती से करते रहते थे, मतलब क्या था, पीछा छूट गया रे भाई। इतने सुखी हैं हम, बहुत सुखी हैं। नंबर तो लिख ले, मैं अभी लिखवा दूं, RJ14BJ4859। हाँ गाड़ी का तूने ऐसे कब बोला कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए? मोबाइल नंबर है ओप्पो रीनो 6 ऐसा कुछ है। कॉन्टेक्ट नंबर, गुड। अब इधर ध्यान दो। दूरभाष नंबर। तो देख, यूज्ड अपने साथ क्या लेता है, और वुड अपने बाद क्या लेता है, और माइट भी अपने बाद क्या लेता है, BI लेता है। यूज्ड और वुड जो है ना, ये दोनों तो बताते हैं आपको किसके बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में, और ये आपको बताता है किसके बारे में, कैरेक्टराइज्ड हैबिट के बारे में, आदत जिसकी बन जाती है। कुछ नहीं कर सकता सिवाय गॉसिप्स के, हैं? जैसे मान लो, ये तो अब क्या है कि आपसी समझ के अनुसार, अब भगवान पता क्या है क्या नहीं है। जैसे प्रियांशी, हनीशा और कनिका एक साथ बैठ जाती हैं तो इनकी पंचायत चलती रहती है। तो मतलब जब ये एक साथ बैठ जाए तो कुछ नहीं करेंगी, गॉसिप्स करेंगी, और फिर मैं को पूछूंगा क्या है, फिर हनीशा कहेगी सर ये देखो क्या बोल रही, क्या बोल रही है, फिर ये कहेगी सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये इनकी आदत बन चुकी है जैसे। तो ये कैरेक्टराइज्ड हैबिट है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे भाई,
माइट का यूज करेंगे। लेकिन अब देखो माइट तो बिल्कुल अलग हट गया। पास्ट हैबिट के लिए अभी भी कंपटीशन में है दो, कौन कौन है? अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। वैसे तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हमारी नॉलेज एक लिमिट तक ही काम करती है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि हमें चार ऑप्शन जो है ना उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन के साथ साथ मैं इनका एग्जैक्ट आपको लॉजिक समझा देता हूं। मान लो आपको मिल रहा है क्या, ब्लैंक मिल रहा है, और ब्लैंक के बाद में जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही आपको बता रहा है किसके बारे में? हैबिट के बारे में। तो यहां आपको माय डियर क्या यूज करना है? यूज्ड यूज करना है। वैसे तो देखो सीआई और बीआई से पता लग जाएगा, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर उससे पता ना लगे तो आप इस लॉजिक को यहां याद रखना कि ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक के तुरंत बाद आने वाला वर्ड यदि हैबिट को बताता है तो आप यूज्ड यूज करेंगे। लेकिन ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद कोई वर्ड है, फिर उसके बाद कोई वर्ड है, तो ये वर्ड नहीं बताकर ये वर्ड जो है वो हैबिट के बारे में यदि बताता है तो यहां पर किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। किसका यूज होगा? ये आपको डिफरेंस करना है। जैसे ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, वैसे क्वेश्चन ही दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्विम इन हिज चाइल्डहुड, और एक मैंने लिखा इन हिज चाइल्डहुड, और ही नथिंग बट गॉसिप्स। ये मान लो आपके तीन सेंटेंस है। अब यहां ब्लैंक के बाद में क्या आ रहा है? स्विम वर्ड आ रहा है। तो क्या ये स्विम वर्ड उसके पास्ट हैबिट को बता रहा है? बचपन में किस चीज की आदत को बता रहा है? तैरने की आदत को। और अगर ब्लैंक के तुरंत बाद आने वाला वर्ड ही उसे बताता है तो क्या यूज करेंगे? यूज अपने बाद में बीआई नहीं लेता तो उसे सीआई बनाने के लिए टू लगा देंगे। लेकिन इसमें यहां दो वर्ड दे रखे हैं, स्विम और गो, तो आदत किस चीज की थी? स्विम की। वो वर्ड ब्लैंक के तुरंत बाद आ नहीं रहा है तो किसका यूज करेंगे? वुड का। एक बात ध्यान रखना, कुछ कंसेप्शन जो तो आपको इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हो तो इतना तो बोलना जानते ही हैं हम, कि जैसे लाइक वर्ड अगर आ जाता है तो उसके साथ वुड ही आता है? आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या इस तरीके से जो आप बोलते हो ना, तो वहां पर लाइक वर्ड अगर आ जाता है ब्लैंक के बाद में तो बेझिझक आप क्या यूज करोगे? वुड ही यूज करोगे। इसमें हम कह रहे हैं ही डू नथिंग बट गॉसिप, यानी वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय किसके? गॉसिप्स के। तो मतलब कुछ नहीं कर सकता सिवाय गॉसिप्स के, तो ये उसकी क्या हो गई? आदत हो गई है, इस तरीके की कैरेक्टराइज्ड हैबिट हो गई है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? ही माइट डू नथिंग बट गॉसिप्स। तो ये आपके पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर है? करो नोट। हैबिट को और इनको रिप्रेजेंट करने वाले पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना इस हिसाब से। अटेंडेंस हो गई सबकी? किसी की नहीं हुई क्या? लेट कौन आया था? नहीं, 25 को तेरी तो हो रखी है, साक्षी की भी हो रखी है, अंतिमा की नहीं हुई है। अंतिमा आई है क्या? ला लो, दुकानदार से लेते हैं पेन, लाओ लाओ साहब। अंतिमा छवि भी तो आ गई ना? छवि नहीं आई क्या? तो सिविल में थोड़ी है बेटा, है ना? अंतिमा नहीं, छवि की लग रही है, अंतिमा की नहीं लग रही। और राज आ गया। खुशी नहीं आई ना? जानवी आ गई। द्रव्य नहीं आया, रोहित नहीं आया, देवांश नहीं आया, और केशव नहीं आया। मोहिनी आ गई, श्वेता आ गई। तनुश्री आई है क्या? नहीं ना? अनीशा आ गई। डिम्पल, रितिशा नहीं आई, कमलजीत नहीं आई, तनु भी नहीं आई, रुनझुन भी नहीं आई है, गौरव भी नहीं आया है, चित्रा
जसप्रीत, बलविंदर, प्रांजल, यशिका, आयुषी। आयुषी थोड़ी आई है, एब्सेंट है ना। पुलकित और आदित्य। इधर से कौन कौन आया है? इसमें तो ट्विंकल ही आई है केवल। विनीता आ गई, कनिका आ गई, अदम्य आ गया, प्रणा, अर्जिता। अर्जिता थोड़ी आई है। स्वजल आ गया, हिमांशी, रचित, प्रियांशी। कोई है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो? लो, कल ये कंप्लीट भाई, स्वजल कंप्लीट है, ठीक है। ये देखो, इसमें एक कॉमन सी बात याद रखना, अगर कभी किसी सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको, लेस्ट मिल जाए, तो इसके साथ जो वाक्य लगेगा ना, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर सकते हो? शुड का ही यूज कर सकते हो, किसी और वर्ड का यूज नहीं होगा। ये आप विशेष याद रखना। अगर आएगा तो सिर्फ क्या आएगा? शुड ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, जैसे कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड यू वुड फॉल। अब यहां पर देखो क्या आया, लेस्ट आया। लेस्ट के बाद यदि मॉडल लगाना है तो वुड का यूज नहीं होगा, किसका होगा? शुड का होगा। क्लियर? अगला कंसेप्ट है, अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या दिया जाए, ऐसे एक साथ मिला हुआ सो दैट दिया जाए, तो इसके साथ जो वाक्य आएगा, उस वाक्य में आप या तो यूज करोगे मे का, और या फिर यूज करोगे किसका? माइट का। प्रेजेंट है तो मे का, पास्ट है तो माइट का। जैसे कि वी ईट सो दैट वी कैन लिव। मान लो ये सेंटेंस आया, अब यहां पर आया क्या? सो दैट, तो इसके बाद में आप कैन का यूज नहीं करके किसका करेंगे? मे का यूज करेंगे, कि वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं जिससे कि हम क्या रह सकें? जीवित रह सके, जिंदा रह सकें। तो जैसा मैं कहता हूं आप लोगों से, इन पे बॉलीवुड वालों पे भरोसा मत करना, जो ये कहते हैं जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। बकवास है। रोटी मत खाए, पानी मत पिए, श्वास मत ले, देखें जिंदा रह जाए क्या मुलाकात से। तो इन पे कम ही भरोसा किया करो। एग्जैक्ट रूल तो ये है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। क्लियर? टेंस देख लेना, टेंस कौन सा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मे और माइट का यूज आपको करना है। गॉट इट? फिर इसके बाद में एक रूल बनता है कि अगर मान लीजिए आपको एबल वर्ड दे रखा है, तो एबल अपने बाद लेता है क्या? सीआई। लेकिन अगर मान लीजिए कैपेबल वर्ड दे रखा है, तो कैपेबल अपने बाद सीआई नहीं लेता, अपने बाद ओएफ लेकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? आईएनजी फॉर्म लेता है। यह विशेष याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ही इज एबल ऑफ डूइंग दैट वर्क या दिस वर्क। यहां पर अगर ये यूज कर लिया तो सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि यहां एबल आ गया, एबल के बाद में ऑफ डूइंग नहीं आकर सीआई आएगा, तो आ जाएगा टू डू। लेकिन अगर आ जाए ही इज कैपेबल टू रन फास्ट, अगर मान लो ये सेंटेंस है, तो यहां पर आपने देखा कैपेबल वर्ड आ गया और कैपेबल के साथ सीआई दे दी, ये बिल्कुल गलत है। कैपेबल ऑफ रनिंग होगा यहां पर, कैपेबल ऑफ रनिंग फास्ट। ये आपको यूज करना है। क्लियर है? करो नोट। दोनों में अंतर होता है। ऐसे तो बहुत वर्ड्स हैं, एबल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, पावर है, सब में डिफरेंस होता है। एबिलिटी तो किसी भी काम को करने की जो स्किल है आपकी, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। कैपेसिटी जो होती है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती। जैसे इस बोतल में 1 लीटर ही पानी आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बोतल।
कैपेबिलिटी है वो बढ़ाई भी जा सकती है आगे चलकर। जैसे अभी आप किसी टॉपिक को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या उसे पढ़ने के बाद में सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या कर पाएंगे? आपसे मैं कहता हूं लाओ राज, ये कंप्यूटर है ना, ये चल नहीं रहा, इसको सही कर दो। तुमको अभी ट्राई तो करो लेकिन सही नहीं कर पाओ, तो ये तुम्हारी कैपेसिटी में नहीं है या कैपेबिलिटी में नहीं है? कैपेबिलिटी नहीं है। आगे चल के सीख के तो हम सही कर ही सकते हैं ना, कैपेसिटी चेंज नहीं होती, कैपेबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मतलब माफ किया था कब तक? 100 गालियों तक, कि 100 गालियां अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर लेगा 100। तो ये उनके भगवान कृष्ण की 100 अब्यूजिंग वर्ड्स सहन करने की कैपेसिटी थी या कैपेबिलिटी थी? कैपेसिटी थी, क्योंकि उसके बाद में 100 के बाद में 101 भी जैसा ही अब्यूजिंग वर्ड यूज किया सिर कट गया। यही तो हुआ था, तो यानी कैपेसिटी नहीं अब इससे ज्यादा सहन करने की, तो उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर है? तो ये है आपके मॉडल्स का कंसेप्ट। पावर स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ तो दिखने से पता लग जाती है, आइडिया लगा सकते हैं, पावर पता नहीं लगती। जैसा अभी तेरे और अदम्य के बीच की बात मैं करूं, तो मैं तुझे कमजोर मानूंगा, अदम्य को ताकतवर मानूंगा, लेकिन तू अदम्य को पटकनी दे दे, तो ये तेरी पावर है। और इसीलिए तो स्पिरिचुअल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, सुपरनेचुरल पावर, पॉलिटिकल पावर, ये सब पावर में ही काउंट होती है, क्योंकि दिखने से पता थोड़ी लगती है कि इसके अंदर कौन सी तंत्र विद्या है, पता लगे भस्म कर दे अब है। तो ये कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी बोलते हैं इसको, कैपेसिटी नहीं होता ये, कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है? बाकी डिस्कशन जो होगा वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। कल से एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट करेंगे।